हाय बच्चा लोग, क्या हालचाल आप सभी के। स्वागत है आपका एक बार फिर से इन डेप्थ सीओटी के अंदर। और आज हम बेसिकली चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कवर करेंगे। ये वन शॉट वीडियो रहेगा। इस वीडियो में पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जितना भी थ्योरी लेक्चर्स है वो सारा का सारा कवर करा जाए। ठीक है, ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 के 2 पार्ट बना दिए हैं। ठीक है, चैप्टर 1 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है थ्योरी टाइप में, सो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए 2 अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। उन दोनों जाके अगर नहीं देखी तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उसके अलावा इन दोनों के बेसिस पे 50 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। 50 क्वेश्चंस की डीपीपीज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रखी है। ठीक है, तो वो 2 लाइव लेक्चर्स हैं। आप लाइव लेक्चर रोज़ रात को 9 बजे होता है, ये याद रखो टाइमिंग। ठीक है, रोज़ रात को लाइव 9 से लेके लगभग 11 PM तक 2 घंटे का लाइव लेक्चर चलता है। और इसमें हम सीयूटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं चैप्टर वाइज। सो चैप्टर 1 के 50 क्वेश्चंस ऑनलाइन मैं करा चुका हूँ। दोनों वीडियोस अवेलेबल है, जाके देख सकते हो उसी प्लेलिस्ट में। 50 क्वेश्चंस की डीपीपीज टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए, उसको जाके वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। मीडिया वाली फाइल में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आज हम बात करने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में बोला जाए तो क्वेश्चंस तो थोड़े घुमा फिरा के आ सकते हैं, लेकिन थ्योरी बहुत आसान है। थ्योरी किस लिए आसान है? क्योंकि एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन सिर्फ फार्मूलास। आपको फार्मूलास पता होना चाहिए, कौन से के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, कब कौन सा केस आता है। तो किस केस में कौन सा फार्मूला लगाना है वो तो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उस समय आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको मालूम होना चाहिए कितने सारे फार्मूलेस होते हैं। इस फार्मूलेस को आप अपने एक सीट में लिख लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, आपको याद नहीं, अपने सामने चिपका लीजिए। रोज़ सुबह उठते जागते उसको देखते रहिएगा ताकि आपको फार्मूलेस याद हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, इसलिए थ्योरी लेक्चर सिर्फ एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा और ज़्यादा मैं लंबा नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता होगा, तब जाके थोड़ा ITF आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से जाने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने बेसिक क्या सिखाए कि भैया एक ट्राइंगल होता है। ठीक है, उस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, ABC नाम दे देते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हाइट होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। सो यहाँ से हमने बेसिक सिंपल सी चीज़ यही सीखी है कि भैया जो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला साइन थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन में हाइपोटेनियस मीन्स BC/AC होगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास जो कॉस थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, विच इज़ बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस बाय हाइपोटेनियस विच इज़ AB बाय में आपका AC हो जाएगा। और जो टेन थीटा होगा वो बेसिकली साइन थीटा बाय कॉस थीटा होगा। ठीक है, विच इज़ बेसिकली हम बोला जाए तो P/H अपॉन में B/H एंड H से H कैंसिल हो जाएगा तो P/B। ठीक है, ये बेसिक चीज़ मैं मान के चलता हूँ कि आपको आती होगी, फिर भी मैंने आपको लिखवा दिया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बारे में आपको पता चल गया कौन किसके बेसिस पे होता है। ये लिखवाना क्यों जरूरी? देखो, ट्राइंगल के बेसिस पे ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ट्राइंगल्स की आइडेंटिटीज निकालनी पड़ती है। तो रिलेशन समझ लो, याद कर लो अपने दिमाग में कि जब भी आप साइन थीटा निकालोगे तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस चाहिए। जब भी आप कॉस थीटा निकालोगे तो आपको बेस चाहिए और हाइपोटेनियस चाहिए। जब भी आपको टेन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। ठीक है, इनमें से किसी की भी वैल्यू दे रखी है, तो जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू अगर दे रखी है, साइन थीटा इज इक्वल टू दी 4/5, तो आप ये मान के चलिए, ठीक है, MCQ करते समय कि दिस इज़ 4 दिस इज़ 5। हालांकि ये रेशियो में, लेकिन आप मान के चलिए कि दिस इज़ 4 दिस इज़ 5, तो ये आपके पास 3 होगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? सो ये क्यों काम आएगा, इस पे आप बहुत जल्दी से जल्दी ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। आगे आके क्वेश्चंस में कराऊंगा, बहुत काम आएगा। तो आप ये ट्राइंगल मेथड को याद रखिएगा। कभी आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरे को हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाले तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, H इज इक्वल टू दी अंडर रूट में P² प्लस B²। ये अवॉइड करने के लिए आपको डायरेक्ट कन्वर्जेशन आने चाहिए। ठीक है, साइन थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा से टेन थीटा कैसे करा जाता है, इसे कहते हैं ट्रायंगल मेथड। कभी आपने RD शर्मा सॉल्व करी हुई क्लास 12 की, तो यहाँ पे वहाँ पे ये ट्रायंगल मेथड आपको सिखाया गया। NCERT में ट्रायंगल मेथड सिखाया ही नहीं गया, डायरेक्ट कहा गया है कि आप पाइथागोरस से लंबे चौड़े बेसिस में निकालिए। ठीक है, अब यहाँ से फिर आप कुछ ट्रिपलेट्स याद करके चल लीजिए अपने अंदर। ठीक है, ताकि ऐसे तो बहुत सारे ट्रिपल्स होते हैं, लेकिन आप कुछ ट्रिपलेट याद करके चल लीजिए जिससे आपको डायरेक्ट आंसर निकालने में आसानी हो। कि अगर आपकी एक मतलब बेस एक साइड आपके पास 3 है, दूसरी साइड आपके पास 4 है, तो जो हाइपोटेनियस होगी वो 5 होगी। ठीक है, उसी तरीके से
5-12 के लिए 13 हाइपोटेनियस हो जाएगी, 8-15 के लिए 17 हाइपोटेनियस हो जाएगी, ठीक है, 7-24 के लिए 25 हाइपोटेनियस हो जाएगी। सबसे बड़ी वाली हाइपोटेनियस इसलिए क्यों होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपके लिए काम का क्या है, क्वाड्रेंट सिस्टम्स को समझना। मैं बताता हूँ क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। ये आपके पास एक क्वाड्रेंट सिस्टम है, ठीक है, ये आपके पास एक क्वाड्रेंट सिस्टम है। और क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में आप बेसिकली यही जानते हो कि भैया यहाँ से 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, इसी को हम 90 डिग्री भी कहते हैं। यहाँ पे आपको पाई यानी 180 डिग्री, यहाँ पे आपका 2π, सॉरी यहाँ पे 3π/2 विच इज़ आपका 270 डिग्री, एंड यहाँ पे आपका 2π विच इज़ 360 डिग्री, ठीक है। और ये सो ऑन, जितना ज़्यादा आप चक्कर लगाते जाओगे डिग्री उतनी ज़्यादा इंक्रीज करते जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जानने वाली बात आपके लिए क्या है, ये समझो। ट्रिग्नोमेट्रिक्स तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की भी डील करती है, 0 से लेके 90 तक की, उसके आगे ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब फंक्शन आता है तो फंक्शन कहता है कि हर एक डोमेन के लिए वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन की वजह से, जैसे हम कहते हैं ना, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, ठीक है। तो फंक्शन सिर्फ 0 से लेके 90 की बात नहीं करता, वो कहता है रियल नंबर। तो अब इसको वो नंबर लाइन को, ये जो नंबर लाइन है, ठीक है, इसको वो ऐसा ना कंसीडर करते हुए हम कहते हैं कि आप चाहे ऐसे करके सीधा चले जाओ, ठीक है, या ऐसे करके बार बार चक्कर लगाते रहो, ठीक है, एक ही डिस्टेंस कवर करा जाएगा। तो इसी को हमने कहा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। आप डिटेल में कभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम फंक्शंस कंसीडर करते हैं, हम इसकी डिग्रीज को इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, इनफाइनाइट में पॉजिटिव, इनफाइनाइट में नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे जो डिग्री है वो मेरे लिए बेसिकली एक रियल नंबर की तरह ट्रीट कर रही है, और रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। अब कुछ चीज़ें याद रखो, अगर मैं सर्कल ऐसे घुमा रहा हूँ तो पॉजिटिव में, अगर मैं सर्कल क्या नाम है आपका क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो विच इज़ क्या नाम है आपका नेगेटिव में डिग्री चलेगी। तो कंफ्यूज मत होना कि डिग्री नेगेटिव में होती है कि नहीं होती, डिग्री भी नेगेटिव में होती है। हालांकि हम उसको बाद में पॉजिटिव कर लेते हैं, लेकिन मान के चलिए कि डिग्री नेगेटिव है, यानी अगर कहीं पे ये लिखा गया है कि साइन 90 डिग्री एंड साइन नेगेटिव ऑफ 90 डिग्री, तो ये समझिए कि साइन 90 ऊपर वाले की बात हो रही है, 0 से यहाँ तक गया ऐसे करके, और साइन नेगेटिव ऑफ 90 डिग्री की यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। इतना भी बस आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब सारे कौन से, 3 तो आपके सामने लिखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का ही छोटा भाई, ठीक है, साइन थीटा का ही छोटा भाई को हम क्या कहते हैं, कोसेक थीटा। क्या कहते हैं, कोसेक थीटा। कॉस थीटा के छोटे भाई को हम क्या कहते हैं, सेक थीटा, सॉरी हाँ सेक थीटा। एंड टेन थीटा के छोटे भाई को हम क्या कहते हैं, कॉट थीटा, ठीक है। इससे याद रखिएगा। इन जनरल ये कहने का मतलब ये है कि ये इन्वर्स होता है। क्या होता है, इन्वर्स। कॉट थीटा इज इक्वल टू दी 1/tan थीटा, ठीक है। और सेक थीटा क्या होगा फिर उसी तरीके से 1/cos थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा उसी तरीके से आपके पास क्या होगा, 1/sin थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि फिर जब साइन थीटा p/h है तो कॉसेक थीटा फिर h/p होगा, ठीक है। बेसिक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रिकैप करा रहा हूँ कि आपने क्लास 10 से लेकर क्लास 11 तक कितनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है, आपको पता है कि यहाँ साइन पॉजिटिव होगा। इसके लिए अलग अलग तरीके ट्रिक निकाली जाती है कि ऐसे याद रखा जाएगा, वैसे याद रखा जाएगा, ठीक है। सो मैं ट्रिक से याद नहीं करता, डायरेक्ट याद करा करो। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन, साइन का अपोजिट यहाँ कॉस होगा, ठीक है, और यहाँ पे टेन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो इसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो इसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे टेन पॉजिटिव है तो यहाँ पे उसका उल्टा भी पॉजिटिव है। रेस्ट इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग क्वाड्रेंट में है तो उनकी वैल्यू नेगेटिव ही आती है, ठीक है। अब क्वाड्रेंट के बारे में आपको और क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपके पास अगर क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक नंबर लाइन पे जो वैल्यूज़ होती है ये यहाँ से -1 और -1 भी बाद में। सबसे पहले मैं समझाता हूँ। अगर यहाँ पे कॉस थीटा है, इतना एक बार याद करके चलो, एक चीज़ समझ के चलो, एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा वैल्यू देता है, वाई एक्सिस पे साइन थीटा वैल्यू देता है। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे कॉस थीटा 0 हो जाता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा 0 हो जाता है, एक्स एक्सिस पे साइन थीटा 0 हो जाता है। ये आपको बात याद रहेगी तो कभी इधर नहीं देखना पड़ेगा आपको। फिर भी कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू
cos 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और यहीं पे अगर sin 0 होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं sin π/2 की वैल्यू 1 होती है और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे आपको देख लो sin cos नेगेटिव ऑफ π/2 की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 1 होती है, वहीं sin नॉट π/2 इट्स पाई, ठीक है। sin पाई की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे sin 3π/2 की वैल्यू आपके पास माइनस ऑफ 1 होती है एंड देन cos 3π/2 की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 0 हो जाती है। अब कभी दिमाग में आए कि ये माइनस चीज़ को हम प्लस क्यों करते हैं और ये प्लस को माइनस क्यों करते हैं, तो बस आप बेसिक इतना समझो कि फ़िलहाल के लिए आप ये समझो कि मैं चाहे ऐसे चक्कर लगाऊं चाहे मैं ऐसे चक्कर लगाऊं, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। डिस्टेंस कब से नेगेटिव होने लग गया, इसलिए आप ये मान के चलो कि ट्रिग्नोमेट्रीज में अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक साइन जितना वैल्यू देगा, उसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। बस उसका जो वैल्यू होता है वो अलग अलग हो जाता है कि +1 -1, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड जैसे हम ये कहते हैं, ये मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन का डिफरेंस आ जाता है, ठीक। सो ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा एडवांस, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे और ट्रिपलेट से क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आराम से। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से मैं कंक्लूड ये कर सकता हूँ कि डेट साइन जो थीटा होगा, जो साइन थीटा होगा वो बेसिकली n पाई पे हमेशा 0 होगा। ध्यान से देखो, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, हमेशा 0 आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से फिर cos 2n + 1 π/2 पे हमेशा 0 होगा। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 0 रखो तो π/2 मिलेगा, π/2 पे cos 0। n की वैल्यू 1 रखो तो 1 यानी 2, 1 × 2 2, 2 + 1 is 3, 3 × π/2 is 3π/2, तो 3π/2 पे वैल्यू 0 आएगा। ये बस आपको याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अगली आपको जो कुछ चीज़ आपको याद रखने वाली है वो है साइन की नेगेटिव एंगल्स पे क्या डिफरेंस आता है। देखो बेसिकली बच्चे लोग इस बात को समझो कि मैं कभी भी आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर्स में, तो मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ। हालांकि अभी जो मैं आपको सीयूटी की तैयारी कर रहा हूँ इसमें बस 2 महीने बचे, 2 महीने से भी कम का टाइम है, तो मैं कभी उतना डिटेल में जा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। सो आपको कॉन्सेप्ट्स को एक तरीके से रिवीजन करना है, नॉट समझना है, ठीक। हालांकि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने मैं कराऊंगा, डेफिनेटली उसमें से आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपको चीज़ याद रखनी है कि नेगेटिव साइंस में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैं एक चार्ट सा बनाऊंगा, आपको वो चार्ट हमेशा बना के रखना है। देखिए साइन नेगेटिव ऑफ x, ठीक है, उसके अलावा साइन का उल्टा कॉसेक नेगेटिव ऑफ x, साइन नेगेटिव है तो टेन नेगेटिव ऑफ x, ठीक है, एंड टेन का उल्टा कॉट नेगेटिव ऑफ x। ये सब लोग अपना नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर लेते हैं, ये सब लोग अपने नेगेटिव साइन को बाहर निकाल के रख देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, बाहर निकाल के रख देते हैं। यानी अगर मैं पूछूं कि साइन π/2 की वैल्यू, साइन π/3 की वैल्यू और साइन नेगेटिव ऑफ π/3 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सो बस बेसिक सा डिफरेंस इतना ही होगा कि इस साइन π/3 की वैल्यू कितनी होगी आपकी √3/2, और साइन नेगेटिव ऑफ π/3 की नेगेटिव बाहर आ जाएगा, फिर साइन π/3 विच इज़ नेगेटिव ऑफ √3/2, ठीक है। बस इतना सा ही डिफरेंस होगा। क्वाड्रेंट के हिसाब से समझिए तो बस आप ये समझिए कि साइन π/3 की वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही थी और साइन नेगेटिव ऑफ π/3 की वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो जब मैंने बोला है कि यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो वो नेगेटिव आएगा, इसलिए ये नेगेटिव साइन बाहर निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। सो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब साइन नेगेटिव हो जाएगा तो कॉसेक भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अगर साइन नेगेटिव है तो टेन भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि टेन को लिखते समय क्या ही लिखते हैं, टेन को लिखते समय तो हम ये लिखते हैं ना कि साइन x बाई कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद टेन नेगेटिव है तो कॉट भी आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी के साथ तो क्या पॉजिटिव रहेगा वो लिख लो। तो जो आपके सामने पॉजिटिव है वो कुछ ये है कि जो कॉस नेगेटिव ऑफ एक्स है
विच इज़ को हम उसका जो कॉस है, कॉस अपना नेगेटिव साइन खा जाता है और उसको कॉसेक लिख देते हैं, तो सेक भी अपना नेगेटिव साइन खा जाता है और उसको अपने आप को पॉजिटिव कर लेता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगले पे चलते हैं। मैं सारे एक साथ लिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना है। अगली कैटेगरी का जो आता है वो कुछ हिसाब से आता है कि साइन इनवर्स नेगेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स नेगेटिव ऑफ एक्स क्या होगा, उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा साइन का उल्टा, उसके अलावा साइन का उल्टा आपके पास क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स नेगेटिव ऑफ एक्स कितना होगा, टेन इनवर्स नेगेटिव ऑफ एक्स कितना होगा। तो ये सब अपना नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेंगे, साइन इनवर्स नेगेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स नेगेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा, उसके अलावा नेगेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इधर आप देख लो, ठीक है, इधर आप देख लो, इसी तरीके से जब कॉस इनवर्स नेगेटिव ऑफ एक्स की बात हो रही होगी, ठीक, नेगेटिव ऑफ एक्स की बात हो रही होगी, तो उसको लिखते समय मैं लिखता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो कॉस अपना नेगेटिव साइन कैसे निकालता है, पाई माइनस की टर्म में। ठीक है, उसके अलावा कॉस ऐसे निकालता है तो सेक भी ऐसे निकालेगा। ठीक है, तो ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। और यहाँ पे आप एक और चीज़ याद रख लेते कि कॉट इनवर्स नेगेटिव ऑफ एक्स को भी पाई माइनस कॉट इनवर्स नेगेटिव ऑफ एक्स के फॉर्म में निकाला जाता है। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके, इसलिए मैं डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट यहाँ करा रहा हूँ। आप ये मत समझिए कि भैया ये ट्रिग्नोमेट्री में क्यों करा रहे, इसलिए करा रहा हूँ कि बच्चे साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन वाला हमारा साइन ये है कि बच्चों को लगता है कि कॉट अपना नेगेटिव साइन निकाल के पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो, यहाँ पे 3 इधर तो 3 इधर भी होंगे, ऐसा नहीं है। नॉर्मल फंक्शंस में 4 इधर है 2 इधर है, इन्वर्स फंक्शन में 3 इधर होंगे 3 इधर होंगे। बेसिक सा डिफरेंस याद रखो। अगर साइन इन्वर्स नेगेटिव है तो साइन का उल्टा भी नेगेटिव होगा, कॉस इन्वर्स नेगेटिव है तो मतलब कॉस इन्वर्स पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब tan इधर होगा तो कॉट इधर होगा, ऐसे याद रखो और दिमाग में ये चार्ट आना चाहिए। इसको लाइन से याद मत करो और लाइन से लिखो भी मत, हम इस ऐसे सेपरेट लिखो ताकि जब भी आप याद करो तो इसको ना याद करते वो पन्ने को याद करो। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके कि भैया साइन इनवर्स जो साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके सामने, कॉस एक्स होता है। ठीक, उसके अलावा जो आपका टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और उसके अलावा टेन के अलावा आपके सामने कॉसेक है। ठीक है, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके सामने, कॉसेक एक्स एंड देन कॉट एक्स, नॉट कॉसेक एक्स, इस सेक का लेते हैं। सेक एक्स का जो आपके पास डेरिवेटिव होता है वो आता है सेक एक्स एंड देन टेन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ध्यान से देख लो। अब यहाँ पे साइन है तो साइन का उल्टा कॉस इस्तेमाल नहीं करा जाता। बच्चे इसको बहुत बार कंफ्यूज करेंगे। इसको देखो, कॉस एक्स है उसका जो डेरिवेटिव होगा नेगेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस के बाद आपके बाद आता है कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा विच इज़ नेगेटिव ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पे, कॉस हो गया देन कॉसेक एक्स होगा तो इसका जो डेरिवेटिव होगा विच इज़ नेगेटिव ऑफ कॉसेक एक्स एंड देन कॉट एक्स। ठीक, इसको एक साथ ही लिखो। ठीक है, याद करते समय इधर 4 उधर 2 का याद होना चाहिए, इधर 3 का याद होना चाहिए। डेरिवेटिव को कभी इससे मिक्स मत करना। बच्चे बहुत बार डेरिवेटिव को इससे मिला देते हैं या इसको डेरिवेटिव से मिला देते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव जब याद करना तो याद रखना सी का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, नॉन सी वाले जितने बच के सबका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब जो नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको याद ही होगी, फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूँ। देखिए, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज़ है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट ही नहीं करा है हमने। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज़ हैं और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे वैल्यू निकाले। अब ध्यान से देखो, 0 से लेके π/2 यानी इसके बीच की बात हो रही है। ठीक है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हम निकाल रहे हैं सिर्फ इसके बीच में, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में। ठीक है, अब यही 5 वैल्यू
इधर भी रिपीट होगी, इधर भी रिपीट होगी, इधर भी रिपीट होगी, और जितनी बार चक्कर लगाओगे हर क्वाड्रेंट में यही 5 वैल्यूज़ रिपीट होते जाएंगी। वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो फ़र्क किस में आएगा? साइन में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, साइन में फ़र्क आ जाएगा, बस उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आने वाला। ठीक है, और पाई आप याद रखिएगा, दिस इज़ 0, दिस इज़ पाई, दिस इज़ π/2 एंड दिस इज़ 3π/2। तो मैंने बेसिकली 2 पाई तक एक पूरा कंप्लीट सर्कल में आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री क्या नाम है एंगल्स डाल दिए। इस पर अलग अलग तरीके से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। साइन 0 पे 0 होता है। ठीक है, साइन π/6 पे 1/2 होता है। साइन π/4 पे 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2। साइन π/3 पे √3/2 होता है। साइन π/2 पे 1 होता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। साइन पाई पे कितना होगा? एक्स एक्सिस आ गया पाई पे, तो मैंने बताया साइन वहाँ पे 0 होता है। ठीक है, साइन 3π/2 पे -1 और 2 पाई पे आपके पास क्या होगा? वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये याद हो गया। अब कॉसेक भी याद कर लो, या तो कॉसेक को उल्टा रिवर्स समझ लो या फिर कॉसेक को भी याद रखो। साइन और कॉस हमेशा 2 वैल्यूज़ आपको याद होनी ही चाहिए, साइन और कॉस की सारी, ताकि जब मेरे को कॉसेक निकालना हो तो मेरे को पता है कॉसेक साइन का उल्टा है, तो साइन क्लिक करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कॉसेक निकालना है या फिर मेरे को सेक निकालना है, तो सेक निकालने के लिए पहले मैं सोचूं कि कॉसेक पता होगा, कॉसेक के लिए ये सोचूं कि साइन सोचूं। इतना सोचने लग जाओगे तो आंसर ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 पे 0 होता है। ठीक है, कॉस 0 पे 1 होता है। कॉस π/6 पे कितना होता है? √3/2। कॉस π/4 पे 1/√2। कॉस 3 मतलब π/3 पे आपके पास वैल्यूज कितनी होती है? 1/2। और कॉस π/2 पे 0 हो जाता है। अब पाई पे कितनी वैल्यू आती है? दिस इज ये रहा आपके सामने पाई, ये पाई है। ठीक है, ये 2 पाई है, ये आपके सामने 2 पाई है, ये आपके पास π/2 है और ये आपके पास 3π/2 है। ठीक है, पाई पे आपके सामने कितनी वैल्यू हो जाएगी? पाई पे आपको पता है कि यहाँ पे -1 होती है। 3π/2 पे cos 0 होता है और वापस पाई पे ये 1 वैल्यू देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब 10x आपको दिमाग में आना चाहिए कि 10x क्या होता है? साइन बाई कॉस। तो मेरे को याद नहीं करना है, मेरे को दिमाग में साइन लाना, कॉस लाना, उसको नीचे रखना है, तुरंत काटना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो 0/1 0 होता है। ठीक है, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/√3। 1/√2 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया 1, √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 बचा ऊपर की तरफ। 1/0, 1/0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि 1/0 डिनोमिनेटर में कभी 0 हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम ये बोल सकते हैं इसको नॉट डिफाइन। ठीक है, लेकिन 0/1 तो एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे -1 और 0, ये भी नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। ठीक, जो 10x होगा उसी का उल्टा आपके पास उसी का उल्टा आपके पास में cot x हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये बेसिकली 0/1 है, इसको उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। 1/√3 को उल्टा करोगे तो √3। ठीक है, 1/1 को 1, √3/1 को उल्टा करोगे तो 1/√3। आप ऐसे भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी, इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा। नॉट डिफाइंड कब आया था? नॉट डिफाइंड किस केस में आया था? जब 1/0 था। इसको उल्टा करूँगा तो 0 ऊपर चले जाकर 1 नीचे आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड का तो केस हट गया। 0/1 0 वैल्यू देते हैं, तो ये आपके लिए 0 हो जाएगा। ये 0 है, इसके नीचे 1 है, इसको उल्टा करूँगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड 0 देगा और 0 आपके सामने नॉट डिफाइंड देगा। ठीक है, चलो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। मैंने ऐसे ये हमेशा ऐसे ही लिखा करो, साइन कॉस के नीचे 10 के नीचे जस्ट कॉट, कॉसेक, सेक, साइन और आपके सामने कॉसेक होना चाहिए। ठीक है, सेक किसका उल्टा होता है? आपको पता है कॉस का उल्टा होता है। 1/1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3 होगा। 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2 होगा। 1/2 का उल्टा 2 होगा। 0/1 का उल्टा नॉट डिफाइंड होगा। -1 का उल्टा -1 होगा। 0/1 का उल्टा नॉट डिफाइंड होगा और 1 का 1 ही होगा। ठीक है, आखिर में आपके पास क्या आता है? कॉसेक आता है। तो कॉसेक एक्स किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। 0/1 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3। ठीक है, 1/0 का उल्टा 1/0, 0 नीचे है ना, सॉरी, दिस इज कॉल्ड 1/1 का उल्टा कितना होगा? 1 ही होगा। 0/1 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ठीक है, -1/1 इसके अंदर ही तो 1 है। ठीक है, -1 का /1 का -1 और 0/1 का नॉट डिफाइंड। ठीक है, आई होप आपको ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको इतनी तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा
आपको और क्या पता होना चाहिए? ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की। अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 4, डोमेन और रेंज की। इससे पहले मैं आपको 3 टॉपिक करा चुका हूँ, जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। सेकंड वाले पार्ट में आपको मैंने साइन कन्वर्जन सिखाया था। थर्ड वाले पार्ट में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यू सिखाई थी। अब आप डोमेन रेंज कर लिए, डोमेन रेंज से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल बचेगा वो फॉर्मूलाज बचेगा। एंड बेसिकली बात समझिए, भले ट्रिग्नोमेट्रीज कितनी ही छोटी आपको दिखे, ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रीज के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो फॉर्मूले वाला ये थ्योरी लेक्चर भले छोटा है, चैप्टर 1 के कंपैरिजन में छोटा है। चैप्टर 1 3 घंटे का रिकॉर्ड हुआ था, 2 अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, मिला के बोल रहा हूँ। तो फिर भी ये छोटा है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और उस समय दिमाग एकदम चलना चाहिए। हर एक फॉर्मूला, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई है, सारी चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए। ऑन पेपर भी नहीं, दिमाग में रहेगा, तभी आप तुरंत दिमाग चला पाओगे, ठीक है। हालांकि मैं आपको ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, और एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस करा दूंगा जो 2026 के पेपर में आपको डिट्टो देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इससे आपका क्या होगा, टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको 60 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट में करना है। हर एक क्वेश्चंस को 1 मिनट से कम में करना है, और उसी में आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करने हैं, जहाँ पे आपको एलपीपी सॉल्व करने को मिलेगा, जहाँ पे आपको इंटीग्रेशंस, डिफरेंशिएशन जैसे कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो वहाँ पे आपको इन जैसे चैप्टर से टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ हर क्वेश्चन का आपको 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जा रहा, लगभग 1 मिनट का दिया जा रहा है, वहाँ पे इन जैसे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, इन जैसे क्वेश्चन से आपको निकाल के लगभग 10-20 सेकंड हर क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा, ताकि एट द एंड जिस क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट 1.5 मिनट मिल रहा है, ठीक है, वो किसी और क्वेश्चन का टाइम ना खाए, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लगभग नहीं तो 30 सेकंड के अंदर निकाल लेना ही चाहिए, ठीक है। और लाइव क्लास में इसलिए मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा मैं क्वेश्चंस कराऊँ उसको करो, ठीक है। अभी बात करते हैं इसकी, डोमेन और रेंज की। तो डोमेन और रेंज में ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 में डोमेन रेंज पढ़ाया था, फिर से मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, डोमेन और रेंज में कुछ साइन एक्स हो गया, ठीक है, डोमेन और रेंज। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, ठीक है। चलिए अपने पास भी टेबल बना लीजिएगा। डोमेन रेंज और इनके ग्राफ्स आपको मालूम होने चाहिए, ताकि आपको ग्राफ अगर देख के बोला जाए कि ये ग्राफ है, ये किसका बन सकता है, ठीक है, तो आपको पहचान में आना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं साइन एक्स और डोमेन। डोमेन क्या होता है? किसी भी फंक्शन के लिए डोमेन, एक चीज़ याद रखो, किसी भी फंक्शन के लिए डोमेन वो वैल्यू होती है या वो लोग होते हैं जो सेट ए के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। या फिर दूसरी भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है, तो सेट ए में सिर्फ वही वैल्यूज होंगी जिन जिन वैल्यू पे फंक्शन, मतलब जिन वैल्यू पे रेंज में कोई ना एक वैल्यू मिल रही होगी। आ रहा है भाई समझ में? एक से ज़्यादा नहीं मिल सकती, एक ही वैल्यू मिल रही होगी हर एक एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। सो साइन एक्स और कॉस एक्स, टेन एक्स, इसके बाद में बात करते हैं। तो डोमेन और रेंज पहचानना मैंने ऑलरेडी बहुत बार सिखा दिया था, ठीक है। बहुत आसान भी आपको ये पहचानना है कि कहाँ पे फंक्शन नहीं होता, कहाँ पे फंक्शन होता है, ठीक। कि अगर किसी भी डोमेन की वैल्यू पे दो अगर मेरे को अलग अलग वाई मिल जाते हैं, किसी भी एक डोमेन की वैल्यू पे दो अलग अलग वाई मिल जाते हैं, उस केस में वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन दो अलग अलग वाई के लिए एक वाई के लिए दो अलग अलग डोमेन हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो कि भैया अगर ये ग्राफ है, ये है लाइक दिस, ठीक है, तो मैं ये बोला -1 और 1 के लिए, इन दोनों के लिए जो वाई मिला है वो मेरे को 1 ही मिला है। फॉर एग्जांपल 1 -1 और इसके लिए मेरे को मिला 1 ही है, तो ये केस वाला चल जाएगा। लेकिन अगर यही केस इसका उल्टा कर दिया जाए, इसका उल्टा केस कर दिया जाए लाइक दिस, कि आपके पास 1 है और इधर 1 और -1 है, ठीक है, ये वाला केस नहीं चल सकता, ये वाला केस नहीं चल सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये कोई वैल्यू है और 1 के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ आपके लिए जा रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ 1, दिस इज़ -1, ठीक है। तो एक्चुअल में x की वैल्यू 1 के लिए आपके पास दो अलग अलग y है, एक ये रहा y और एक ये रहा y, इसलिए ये ग्राफ आपका फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो
दिस ऑल आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, अपने लिए ग्राफ बना के रखना है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा, 0 से शुरू होता है, π/2 पे 1 को अचीव करता है। ठीक, उसके बाद 1 से नीचे आता है, फिर नेगेटिव में वैल्यू जाती है -1 तक टॉप नॉच, फिर ऊपर की तरफ वैल्यू चली जाती है। इसी तरीके से ये ग्राफ आगे चलते जाते हैं। तो ये आपके लिए साइन एक्स का ग्राफ रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखो हर एक एक्स के लिए अलग अलग ही वाई है, किसी भी एक वैल्यू पे दो अलग अलग जगह ग्राफ नहीं है कि यहाँ पे भी होगा यहाँ पे भी होगा इस। ठीक है, अब ध्यान से देखो हर एक वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है, हर एक वैल्यू पे कोई ना कोई वाई मिल रहा है, इसका मतलब जो इसका डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से ऊपर नहीं जा रहा, -1 से नीचे नहीं जा रहा। तो रियल नंबर तो है, लेकिन वो रियल नंबर -1 से 1 के बीच में ही बाउंडेड है। इस पूरे वाई एक्सिस में इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट रियल नंबर है, और दो नंबर के बीच में भी रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर तो है, रियल नंबर तो है, लेकिन -1 से 1 के बीच वाला रियल नंबर है, नॉट एंटायर वाई एक्सिस। ठीक है, cos x की बात करते हैं, cos x का भी ग्राफ सिमिलर ही होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क होता है कि वो 0 पे 1 से स्टार्ट होता है। ठीक, और उसके बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा चलते जाता है, सॉरी। ठीक है, ऐसे चलते जाते हैं। तो cos x के लिए डोमेन क्या हो गया, वो भी रियल नंबर, और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक आ गई। अब बारी आती है tan x की, अब बारी आती है tan x की। tan x के बारे में एक खासियत जानो कि ये sin x बाई cos x होता है। और cos x अभी अभी मैंने पढ़ा है कि भैया जो cos x होगा वो बेसिकली 2n+1 π/2 पे 0 हो जाएगा, 2n+1 π/2 पे 0 हो जाएगा, यानी हर π/2 की वैल्यू पे cos x 0 हो जाएगा। और cos x जैसे ही 0 हो जाएगा तो 1/0 की फॉर्म आएगी, विच इज़ नॉट डिफाइंड होगा। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि जो tan x का ग्राफ होगा लाइक दिस कॉल 0, दिस कॉल 0। ये यहाँ के आपके सामने वैल्यू जो है ये आपके सामने π/2, ठीक है, ये आपके सामने नेगेटिव ऑफ π/2, π/2 के बाद अगली वैल्यू जो होगी पाई होगी, फिर आपके सामने 3π/2, 3π/2, और यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 3π/2। इसके बीच में जो वैल्यू होगी वो बेसिकली ये आपके लिए पाई होगा और ये आपके लिए नेगेटिव ऑफ पाई होगा। ठीक है, चले आगे ग्राफ बनाते, ध्यान से देखो 0 पे 0 होता है, π/2 पे नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, इसी तरीके से 0 पे 0 होता है, नेगेटिव ऑफ π/2 पे विच इज़ 3π/2 बेसिकली नॉट डिफाइंड होगा। 3π/2 को ही तो नेगेटिव ऑफ π/2 कहते हैं। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ होता है, ये हर जगह चलते जाएगा लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से आगे और ठीक है। सो ये आपके पास बेसिकली क्या है, tan x है। अब tan x की वैल्यू देखो, हर एक रियल नंबर वैल्यू दे रहा है, नहीं π/2 पे आंसर नहीं है, 3π/2 पे आंसर नहीं है, किसी भी π/2 की फॉर्म में आंसर ही नहीं है। तो हर रियल नंबर पे डोमेन है, लेकिन उसमें इसमें 2n+1 π/2 को आप हटा दो। ठीक है, 2n+1 π/2 को बेसिकली आप हटा दो। क्यों हटाने की बात हो रही है, क्योंकि सारा रियल नंबर तो इस्तेमाल हो रहा है, इन दोनों के बीच में रियल नंबर तो, लेकिन ये और ये वैल्यू नहीं है, और ये वैल्यू इसी तरीके से आएगी। ठीक है, तो हमने हटा दिया। डोमेन मेरे को, रेंज मेरे को क्या मिली, पूरा वाई एक्सिस ऊपर तक जा रहा है, पूरा वाई एक्सिस नीचे तक जा रहा है, तो मेरे पास क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं cot x के बारे में। तो cot x का यही फॉर्मूला बेसिकली, cot x आपके सामने cos x बाय sin x होता है। sin x के बारे में आपको पता है कि ये n पाई पे 0 हो जाता है, n पाई पे 0 हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, जस्ट फ़र्क क्या होगा, अब जो 0 हो रहा है, ठीक है, यानी अब नॉट डिफाइंड वाला जो केस आ रहा है वो कब आ रहा है, 0 पे आ रहा है। तो लाइक दिस, ये बीच में वैल्यूज होंगी π/2 और नेगेटिव ऑफ π/2। ठीक है, जो ग्राफ 0 है वो यहाँ पे 0 है, लाइक दिस। ठीक, सो ऐसे करके सो ऑन आगे चलते चले जाएगा। तो मैंने बोला जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें से भैया n पाई हटा दो। ठीक है, और जो रेंज मिली है वो मेरे को पूरी की पूरी रियल नंबर मिले। इतना आप ग्राफ लिख लो, नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे लिखवाता हूँ। अगला फंक्शन है हमारे पास वो है sec x, और sec x को आपको पता है कि 1/s को cos लिखा जाता है, और cos जो है वो n पाई पे, सॉरी
कॉस जो आपका बेसिकली 2n + 1 π/2 पे क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसके ग्राफ की अगर हम बात करें किस तरीके का ग्राफ होता है, तो ग्राफ पे ध्यान से देखो, बेसिकली कॉस 0 होते ही sec x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कॉस 0 होते ही sec x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब कॉस 0 कब होता है, पहले ये सोचो, कॉस होता है π/2 पे 0 हो जाएगा, कॉस π/2 पे 0 हो जाएगा, या 3π/2 पे 0 हो जाएगा, या नेगेटिव ऑफ π/2 हम उसे कह लें। तो ये मेरे पास π/2 है, ये मेरे पास बेसिकली क्या है, 3π/2, जिसको हम नेगेटिव ऑफ π/2 भी कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 3π/2 उधर मिलेगा, या फिर उल्टा चक्कर लगा के हम इधर आ जाए, तो नेगेटिव ऑफ 3π/2 हो गया आपके पास, सॉरी π/2 हो गया। अब इस दोनों वैल्यूज़ पे cos 0 हो जाएगा, अब इन दोनों वैल्यू पे cos 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों वैल्यू पे आंसर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इन दोनों वैल्यू पे आंसर मिलेगा ही नहीं। तो 0 पे मेरा आंसर कितना होता है, जब cos 0 होता है, x की वैल्यू 0 होगी, तो cos 0 1 देता है, उसमें 1 वैल्यू आती है। ठीक है, उसमें मेरी वैल्यूज कितनी आती है, 1 आती है, लाइक दिस, और इसके बाद जो वैल्यू आती है ये ऊपर ही जाती है। ऊपर क्यों जाती है मैं अब ये समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, दिस इज 1, सॉरी दिस इज 1, ये 1 है। कोई भी नंबर ले लो, आपके सामने कोई भी नंबर है 1 को आप उसको 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। लेकिन जैसे ही मैं नीचे वाली वैल्यूज छोटी करते चले जाऊँगा, जैसे ही मैं नीचे वाली वैल्यूज छोटी करते चले जाऊँगा, ऊपर वाली वैल्यूज इंक्रीज करते चली जाएगी। जैसे कि 0.5, तो 0.5 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और ध्यान से देखो, जो cos x है वो -1 से लेके 1 के बीच में ही है। तो इस बीच में मैं वैल्यूज़ 1 से जितना छोटा लेते जाऊँगा, ऊपर वैल्यूज़ इंक्रीज करते चले जाएगी। इसलिए ग्राफ क्या है, 0 पे तो 1 है, ठीक है, और 1 के बाद ग्राफ ऊपर इंक्रीज कर रहा है, नीचे नहीं आ सकता। ठीक, इसी तरीके से आगे और भी ग्राफ बनेंगे। ठीक है, लाइक दिस, और आगे अब वैल्यू कितनी, ठीक है, π/2 हो गया, तो इसको हम नाम दे देते हैं 3π/2, और इसको हम दे देते हैं नेगेटिव ऑफ 3π/2। तो नेगेटिव ऑफ 3π/2 का जो ग्राफ होता है बेसिकली ये आपके पास होगा पाई, वो भी नेगेटिव का, और ये आपके सामने होगा पाई, वो भी पॉजिटिव का। तो इसका जो ग्राफ होता है वो नेगेटिव ऑफ 1, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव 1। तो यहाँ से शुरू होके नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक, लाइक दिस, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, बस ऐसी ग्राफ होता है। तो इसका अगर आप डोमेन और रेंज देखने जाओ, इसका अगर आप डोमेन और रेंज देखने जाओ, तो साफ पता चल रहा है भैया, हर एक रियल नंबर पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है एक्सेप्ट π/2। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ, बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि रियल नंबर माइनस का 2n + 1 π/2, इसको हम माइनस कर दोगे तो मेरा काम चल रहा है। ठीक है, रियल नंबर -2n + π/2, और इसका जो डोमेन होगा, ध्यान से देखो, 1 से ऊपर और -1 से नीचे, यानी 1 और -1 के बीच में वैल्यू नहीं है। 1 है, -1 है, लेकिन उसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है। तो इतना पता चल गया कि भैया या तो आप रियल नंबर में से ऐसे कर दो, ओपन ब्रैकेट -1 से 1, ठीक है, तो भी सेम रिप्रेजेंटेशन होगा, या फिर इसको ऐसे लिखो, -∞ से 1 -1 तक आ रहा हूँ, -∞ से -1 तक आ रहा हूँ। ठीक है, फिर यूनियन 1 से इनफाइनाइट तक जा रहा हूँ, 1 से इनफाइनाइट तक जा रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली जो आपका डोमेन रेंज होता है cos x का भी यही रहता है, r - n π। ठीक, और जो इसका यही होगा भाई, रियल नंबर माइनस का -1 से 1, या फिर -∞ से -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ग्राफ इसमें कितना फ़र्क पड़ जाएगा, बस सिमिलर ग्राफ होगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा कि अब जो यहाँ बना है वो बेसिकली ऐसे यहाँ बनेगा। ठीक है, अब जो यहाँ बना है वो बेसिकली यहाँ बनेगा, 0 पे नॉट डिफाइंड और पाई पे नॉट डिफाइंड। तो इसको यहाँ बनाया जाएगा, इसको उठा के यहाँ बनाया जाएगा, और इसको उठा के और आगे बनाया जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके के आपको डोमेन रेंज नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के होते हैं। अब इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसका डोमेन रेंज और उसका ग्राफिकल मेथड देखो। अब हम बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या डिफरेंस है, बस इतना समझ लो। इतना ये समझ लो कि जो चीज़ हम कहते हैं कि y होगा, जो चीज़ कहते थे कि हम y होगा, ठीक है, और जो चीज़ कहते थे कि x होगा, x हमेशा y में इमेज बनाएगा। इन्वर्स फंक्शन क्या कहता है, उल्टा कर देता है, कहता है कि अब जो आप y समझ रहे हो तो उसको आप x समझो, जो x समझ रहे हो तो आप उसको y समझो। ठीक है, और
हमेशा x से ही y निकालोगे, बस वैल्यूज चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो पहले y की वैल्यू होती थी उसको x की वैल्यू को कंसीडर करा जा रहा है, और जो x की वैल्यू उसको y कंसीडर करा जा रहा है। तो इसलिए डोमेन और फंक्शन में फ़र्क आ जाएगा। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, जिस तरीके से sin x का ग्राफ ऐसा था, ठीक है, लाइक दिस, विच इज़ 1 से लेके -1 तक। यहाँ पे आपको पता चल रहा था कि हर एक नंबर के लिए एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, दो नहीं है, ठीक है, दो नहीं है, ठीक, ऊपर दो वैल्यू है, तो ये फंक्शन है। लेकिन अगर इसी ग्राफ को मैं कह दूँ कि ये जो x है इसको आप y कर लो, और जो y है उसको आप x कर लो, फिर समझ नहीं आ रहा तो देखो, जो y था उसको मैंने x कर लिया, तो जो x है वो y हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस हिसाब से चलेगा आगे 100 ऑन तक, ठीक है। अब आप ध्यान से चेक करो, मैं कोई सा भी पॉइंट पिक करूँ, इनके बीच में कोई सा भी पॉइंट पिक करो, इन सब के लिए अलग y है, अलग अलग y है, अलग अलग इनफाइनाइट y चले जाते हैं, इसी तरीके से इनफाइनाइट y, ठीक है। तो यही तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि फंक्शन की कंडीशन ये थोड़ा है कि आप डोमेन में 1 पिक करो और इधर आप कह रहे हो कि इनफाइनाइट कितना भी चल सकता है, तो ये चीज़ नहीं चलेगा, ठीक है। आपके सामने इनफाइनाइट फंक्शन ऐसा नहीं चलेगा, ये फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसलिए जब इन्वर्स फंक्शन की बात होती है तो हम कहते हैं कि अब फंक्शन करोगे तो आपको एक रिस्ट्रिक्शन देनी पड़ेगी, लिमिट, कि बस यहाँ से यहाँ तक हो, तब हम बात करेंगे फंक्शन होगा। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर इसको मैं यहाँ से ले लूँ और यहाँ से ले लूँ, इतना मिटा दूँ, इतना मिटा दूँ, ध्यान से देखो, इतना मैंने मिटा दिया। अब इसको चेक करो, हर एक पॉइंट के लिए एक ही पॉइंट है, ये फंक्शन चले जाएगा। इसलिए जहाँ हम नॉर्मल फंक्शन में रियल नंबर की बात करें तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको एक ब्रैकेट टाइप दिया जाएगा, और आज तक आप रटते हुए आए हो, आप बस इतना समझ लो, इसलिए हमको ये बनाया गया, ठीक है। मैं आपको ग्राफ्स बना के दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ग्राफ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बार बार जब भी भूले तो आपके तुरंत दिमाग में ग्राफ आना चाहिए और आंसर आपको निकल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। 1 नीचे होता है, -1 भी नीचे होता है, और ऊपर क्या होता है, ऊपर सीरीज आती है। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए हमने कहा कि हम सिर्फ इतना कंसिडर करेंगे, π/2 से आया, ठीक है, और -π/2 तक, सॉरी, π/2 तक आया और -π/2 तक, विच इज़ लाइक दिस, माइनस ऑफ π/2, ठीक है। सो ताकि ये फंक्शन बन सके, इसलिए हम आगे की वैल्यूज नहीं लेते, इसलिए हमने ग्राफ को एक छोटे से लिमिट में कर दिया, क्योंकि अगर ये यहाँ से घुमा, अगर यहाँ से हल्का सा भी घुमा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को दो अलग अलग वैल्यूज मिल जाएगी, और उस केस में वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो डोमेन मेरे पास क्या होगा, पहले तो ये समझो, तो डोमेन मेरे पास 1 से लेके -1 के बीच में ही ग्राफ चल रहा है, तो मैंने बोला जो डोमेन है मेरे पास वो -1 से 1 के बीच में। याद करने के लिए आपके पेज पे एक साथ लिखा होगा, तो ये समझो, जो इन्वर्स मतलब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक्स थी उसकी जो रेंज थी वो यहाँ पे डोमेन का काम करती है, वो यहाँ पे डोमेन का काम करती है, क्योंकि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, y को x में ला रहे हैं, तो y को हमने x लाया, तो जो y था पहले वाले केस में, जो रेंज था, जो y था, ठीक है, वो अब मेरे लिए क्या है, वो x है, यानी वो डोमेन है, ठीक। अब जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक मिली है, सिर्फ π/2 से लेके -π/2 तक, सो -π/2 से π/2 तक, क्योंकि इसके ऊपर वो ग्राफ आगे जा ही नहीं रहा है y में, और y में कितनी वैल्यू से, इनफाइनाइट, 0, π/2, 3π/2 पाई, ठीक है, ये आगे और चली जाएगी, इनफाइनाइट पाई, नीचे भी इनफाइनाइट पाई, ठीक है। चलिए अगला जो आपके पास है वो है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो बेसिकली 0 से लेके 1 तक होता है, और जो इसकी वैल्यू आती है वो, जो डोमेन होता है -1 से 1 तक होता है, जो वैल्यू आती है 0 से लेकर पाई तक की आती है, ठीक है। कैसे आ रही है वो समझो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, आपको और समझ में आएगा डिटेल में। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज़ 1, दिस इज़ -1, और आपको पता है कि कॉस 0 पे 1 होता है, ठीक है, कॉस 0 पे 1 होता है, और उसके बाद वैल्यू क्या करती है, उसकी घटती चली जाती है, लाइक दिस, ठीक।
0 पे 1 होगा और 1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, 0 पे कैसे समझाऊँ मैं, लाइक दिस। देखो cos x का अगर आप ग्राफ ध्यान से चेक करोगे, cos x का ग्राफ ध्यान से चेक करोगे तो cos x में जो होता है बेसिकली आपको 0 रखने पे कितना मिलता है, 0 रखने पे 1 की वैल्यू मिलती है, ठीक है। 0 रखने पे 1 मिलता है और -1 कब मिलता है, पाए पे। -1 आपको कब मिलता है, पाए। और π/2 पे वैल्यूज कितनी होती है, 0। तो दिस इज 1, दिस इज π/2 एंड दिस इज ऑफ नोन एज, इसको मैं पाई नाम देता हूँ, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, π/2 पे 0, यहाँ से वैल्यूज ऐसे आएगी, ऐसे करते हुए सो ऑन आगे चलती चली जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी वैल्यू आगे सो ऑन चलते हुए चली जाएगी। लेकिन फॉर रिस्ट्रिक्शन करने के लिए, इसको रिस्ट्रिक्शन करने के लिए मैंने कहा कि इतना हिस्सा मिटा दो तो हो गया रिस्ट्रिक्ट। अब मैंने कहा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, विच इज़ -1, ठीक है। अब इससे आगे चले जाएगी हल्की सी भी तो फंक्शन नहीं रहेगा, और इससे आगे चली जाएगी हल्की सी भी तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। अरे बस समझ में। इसलिए -1 से 1 तक तो है, लेकिन जो इसका जो डोमेन है वो बेसिकली 0 से लेके पाई तक का है, ठीक। अगला जो आपके पास ग्राफ है वो है tan x का, tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। tan x का ग्राफ अभी मैंने आपके सामने बना के दिखाया, कुछ इस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है भैया। tan x का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। अब सोचो, जस्ट इसको ये ध्यान से देखो, ये मेरे लिए x है, ये मेरे लिए y है और ग्राफ ऐसा है। अगर इसको मैं पलट दूँ, इस y को मैं x कर दूँ और इसको वो कर दूँ, तो ग्राफ कैसे बनने लग जाएगा, ठीक है। ग्राफ आपके सामने किस तरीके का बनने लग जाएगा, तो ग्राफ आपके सामने कुछ इस तरीके का बनने लग जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। मैं समझाता हूँ आपके सामने। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनने लग जाएगा ऐसे करते हुए, क्योंकि ये ऐसे हो गया, ये वाला मुंह ऐसे हो जाएगा और ये वाला पीछे की तरफ, ठीक है। और ये आपके सामने अलग अलग वैल्यूज आ जाएगी। तो ध्यान से चेक करो, अलग अलग मेरे को क्या मिल जाएगी, वैल्यूज मिल जाएगी। फंक्शन बनाने के लिए मेरे को किसको एक पॉइंट पे फिक्स करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता कि यहाँ पे मेरे को ये वैल्यू मिली है तो इसके ऊपर ये और ये कैसे मिल रही है, तो इतना मिटा दो, इतना मिटा दो। तो मैंने मिटाने के बाद जब मैंने मिटाया तो मेरे को बस इतना मिला, कितना मिला, इतना, विच इज़ π/, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास -1 है, ठीक है। आ रहा है बस समझ में। तो इसका ये कहाँ पे आ रहा है, तो नॉट डिफाइंड कब होता है, π/2 पे नॉट डिफाइंड, π/2 पे नॉट डिफाइंड, इसलिए π/2 को टच नहीं कर रहा वो, इसलिए π/2 को टच नहीं कर रहा। और नीचे कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, -π/2 पे, -π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक। -π/2 पे नॉट डिफाइंड हो गया, इसको टच नहीं करा। अब ध्यान से देखो, इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या कहता है, डोमेन कह रहा है एक्स एक्सिस में आप कितनी वैल्यू पिक कर रहे हो। एक्स एक्सिस में 1 से लेके -1 के बीच में तो पिक कर रहा हूँ, लेकिन अब इसको देखो, ये और आगे चलते जा रहा है, ये और आगे चलते जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो मैंने कहा tan इनवर्स में रियल नंबर होगा, इसको ये कह लो या फिर इसको -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट कह लो, ठीक है। ये होगा, इसका डोमेन रेंज कहाँ से होगा, -π/2 से π/2, लेकिन π/2 की वैल्यू नहीं होगा। सो बेसिकली एक तो आपके सामने रियल नंबर हो गया, या फिर -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरा, इसमें ध्यान से देखो, -π/2 से π/2 यानी ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। याद करने के लिए ऐसे याद रखो, याद करने के लिए ऐसे याद रखो, मैं बताता हूँ कैसे याद रखना है, ठीक है। कॉट इनवर्स ऑफ x, ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ x भी यही रियल नंबर -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है। और ये जो होगा 0 से पाई, तो इसको ऐसे याद रखो। साइन कॉस याद है, टेन का लेना देना साइन से है, जस्ट याद करने के लिए, 10 का लेना देना साइन से। तो 10 का अगर क्लोज वाला साइन का क्लोज ब्रैकेट आएगा तो 10 का ओपन ब्रैकेट होगा। इसी तरीके से कॉट का लेना देना कॉस से, ठीक है। तो कॉट में मतलब कॉस में क्लोज ब्रैकेट होगा तो कॉट में आपके पास ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। इसको अब जो फाइनल आपके पास है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास और रह गए, विच इज नोन एज द sec inverse of x एंड देन cosec इनवर्स ऑफ x, ठीक। ये रहेगा, ये मैं आपको करा देता हूँ। उसके बाद इतना मैं ग्राफ मिटा दूँ, चलो, इसलिए इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा, मैं कॉटेक्स का भी ग्राफ नहीं बनाना रह गया तो वही बना देता हूँ। जो कॉटेक्स का ग्राफ है इसको देखो। सो
कॉर्टेक्स का ग्राफ किस तरीके से होता है, सेम 10 की तरह होता है, लेकिन अब वो 10 का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। 10 का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। लेकिन जो कॉट का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से ऐसे, थोड़ा सा ज़्यादा टच करता हुआ, हल्का सा, ठीक है, और यहाँ से वो ऐसे। ये जो नॉट डिफाइंड रहता है, ये कहाँ पे नॉट डिफाइंड रहता है, पाए पे, और ये नॉट डिफाइंड रहता है कहाँ पे, नॉट डिफाइंड रहता है पाई/2 पे, और ये आपका नेगेटिव ऑफ पाई/2, और ये आपके लिए 0, ठीक है। बस समझ में आ गया, ये आपके tan के और cot के ग्राफ हो गए। अगला जो ग्राफ बनता है वो सेक का बनता है। सेक का ग्राफ मैंने आपको कैसे बना के दिखाया था, लाइक ऐसे, ये सेक का ग्राफ हो गया भैया, ये सेक का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब अगर ये कोसेक का मतलब इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ होता तो इस चीज़ को क्या करा जाता, उल्टा करा जाता, इस चीज़ को क्या करा जाता, उल्टा करा जाता, लाइक दिस, कि ये ऐसे होता। तो फॉर एग्जांपल ये अब आपके सामने ग्राफ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा ये ग्राफ, ऐसा, ठीक, ऐसा, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। ऐसा करते हुए ग्राफ बनते हुए चलेगा। तो हर एक के लिए मेरे पास कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इनफाइनाइट चली जाएगी। इसलिए मैं इन सब को ना उतना कंसिडर करते हुए, सब वैल्यू को ना कंसिडर करते हुए इसको फिक्स करता हूँ। इसको क्या करता हूँ, फिक्स करता हूँ। कहाँ से कहाँ तक फिक्स करता हूँ, इतना वैल्यू फिक्स करता हूँ कि भाई ये जो वैल्यू है, जहाँ पे कॉस नॉट डिफाइंड है, क्योंकि इसको लिखते समय 1/cos लिख रहा हूँ, तो कॉस कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, पाई/2 पे। तो पाई/2 पे वैल्यूज़ नॉट डिफाइंड है, पाई/2 पे वैल्यूज़ नॉट डिफाइंड है, ठीक, पाई/2 पे वैल्यूज़ नॉट डिफाइंड है, और 1 पे 0 हो जाएगा, मतलब 0 पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से 0 पे आपके पास कितना हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, पाई/2 पे क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक। सो यहाँ से ग्राफ ऐसा आया और ऐसा गया, पाई/2 पे नॉट डिफाइंड वैल्यूज, और ये जो है जहाँ पे 0 वैल्यू आ रही है एक तरीके की, वो 0 वैल्यू कहाँ पे आ रही है, एक तो 0 पे 0 आ रहा है, एक पाई पे 0 आ रहा है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, ये इस तरीके का ग्राफ होता है कॉस का। और यही चीज़ अगर आपके सामने दूसरी चीज़ लेके आ जाऊँ मैं, तो यही चीज़ आपके सामने कॉसेक हो जाती है। कॉसेक का जो, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा और होता है, कॉस का उल्टा। सेक कॉस का उल्टा है, इसलिए वो 0 से पाई की बात करता है, ठीक है। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन इनवर्स का उल्टा है, तो वो कहाँ से कहाँ तक की बात करेगा, वो फिर पाई/2 से -पाई/2 की बात करेगा। तो वो कुछ वैल्यूज़ इस तरीके की होती है, वो कुछ वैल्यूज़ इस तरीके की होती है, जैसे कि लाइक दिस, -पाई/2, ठीक है, 1/cos, और वो कहाँ पे 0 हो जाता है, 1/, जैसे कॉसेक है, कॉसेक कहाँ पे 0, तो कॉसेक को लिखते समय मैं क्या लिखता हूँ, 1/sin, साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, या सॉरी, इसको लिखते समय क्या लिखता हूँ, 1/sin इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखो, ठीक, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ मैंने बोला कि ये कहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा, तो जहाँ जहाँ पे साइन 0 होगा वहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा। साइन कहाँ पे 0 होता है, साइन पाई पे 0 हो जाता है, साइन पाई पे 0 हो जाता है। और पाई/2 पे कितनी वैल्यूज़ देता है, साइन पाई/2 पे कितनी वैल्यूज़ देता है, ध्यान से मेरे को बताइए, साइन पाई/2 पे कितनी वैल्यूज़ देता है, लाइक दिस। देखो ये मेरे पास एक पाई/2 का ग्राफ है, और ये मेरे पास नेगेटिव ऑफ पाई/2 की लाइन है, और ये मेरे पास 0 की लाइन है, ठीक है। 0 पे नॉट डिफाइंड होता है ना, इसी तरीके से। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, यहाँ से लेके ऐसे करता है। आ रहा है बस समझ में, ये ग्राफ बनाता है आपके सामने। तो अब इसके बेसिस पे डोमेन और रेंज में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर, इसका जो डोमेन होगा यहाँ से लेके यहाँ में वैल्यूज़ नहीं है तो डोमेन नहीं है, तो रियल नंबर ओपन ब्रैकेट -1 से 1 कह लो, रियल नंबर ओपन ब्रैकेट -1 से 1 कह लो। इसी को दूसरी भाषा में -∞ से -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ठीक है, -∞ से -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ठीक है।
अब जो रेंज होगी उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो देखो। रेंज को देखो, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, सिर्फ 0 से लेके π/2, लेकिन इस बार ये इंक्लूडेड है। ध्यान से देखो, 0 पे वैल्यू है, पाई पे वैल्यू है, तो मैंने क्या बोला, 0 पे वैल्यू पाई पे वैल्यू है, तो मैं इसको बोलूँ 0 से लेके पाई की, 0 से लेके पाई में आंसर आएगा, लेकिन सिर्फ π/2 पे आंसर नहीं है, तो π/2 आप माइनस कर दो। इसी तरीके से इसको देखो, -π/2 से π/2 पे तो वैल्यू है, -π/2 से π/2 पे वैल्यू तो है, लेकिन सिर्फ 0 पे मतलब सिर्फ, लेकिन ध्यान से देखो, लेकिन सिर्फ 0 पे आंसर नहीं है। सॉरी, इसको थोड़ा मैंने उल्टा बना दिया, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। 0 पे आंसर नहीं आएगा तो -0, ठीक है। ये इन्वर्स का डोमेन और रेंज था। कंफ्यूज नहीं होना, आपको इसका काम है, लेकिन एग्जामिनर इन ऐसे ग्राफ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं MCQ पूछने के लिए, ठीक है। इन ग्राफ्स को डायरेक्ट दे देगा और पूछेगा ये किसका ग्राफ था, तो आपको ग्राफ भी पता होना चाहिए। इस ग्राफ के बेसिस पर आप डोमेन रेंज भी अच्छे से याद कर पाओगे, ताकि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका फॉर्मूलेस का। तो अब मैं आपको सारे फॉर्मूलेस लिखवाने वाला हूँ, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के भी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की बात करते हैं, जो कि आपको याद रखने चाहिए और जिनका इस्तेमाल हम क्वेश्चन में करने वाले हैं, ठीक है। एकदम बेसिक से चलूँगा और सारे फॉर्मूलेस लिखा दूंगा मैं सारे के सारे, तो एक पेन पेपर बेल लेके बैठ के आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और मान लीजिए कभी कभार मैं कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक्सप्लेन करते समय वो चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हो जाती है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। रात का समय होता है, लगभग 1-1:30 बज रहा है, ठीक है। तो कभी कभार नींद आने लग जाती है, तो उस केस में चीज़ें रिपीट होने लग जाती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका, लगभग जो पहला जो फॉर्मूला है वो कॉस का मैं कंसिडर करके चलता हूँ, ठीक है। कॉस A + B, ठीक है। कॉस A + B, x + y से स्टार्ट कर, ठीक है। कॉस x + y विच इज इक्वल टू दी कॉस x कॉस y, ठीक है। प्लस का साइन है तो माइनस का साइन x एंड साइन y, ठीक है। साइन x साइन y। अब यहीं पे अगर ये चीज़ माइनस का होगा तो ये प्लस का होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है cos 2x, x + x, ठीक है। यानी इसी को मैं कहता हूँ cos 2x। ये आपके काम का फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले काम के वो देख लो। ये आपके काम का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपके काम का फॉर्मूला cos 2x। cos x + x का मतलब क्या है, y की जगह पे x रखना। cos x यानी cos² x माइनस का sin² x, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। उसके अलावा इसको अगर मैं ये वाली आइडेंटिटीज इस्तेमाल कर लूँ कि sin² x, इस तरीके वाली आइडेंटिटी, डेट sin² x + cos² x इज इक्वल टू द 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं sin² x की जगह पे, यहाँ पे मैं sin² x की जगह पे 1 - cos² x रख दूँ, तो इसको लिखते समय 2 cos² x -1 रखेंगे। करके देख लीजिएगा। मैं करा इसलिए नहीं रहा हूँ, मतलब डेरिवेशन टाइप इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि बहुत टाइम कम बचे, ठीक है। वरना मैं डेरिवेट करके ही आपको बताता। उसी तरीके से आपका cos 2x का एक जो फॉर्मूला होता है वो 1 - का 2 टाइम्स ऑफ cos² x होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि एंगल आधा हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रीज में जो इस वाले चैप्टर्स में आपके जो फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। साइन और क्या नाम है, cos 2x इज इक्वल टू दी विच इज़ 1 - का tan² x, ठीक है, एंड 1 + का tan² x, ठीक है। एंड देन ये भी याद रखिएगा डेट sin² x + cos² x इज इक्वल टू दी 1 होता है। उसी के साथ tan² x + 1 इज इक्वल टू दी sec² x होता है, ठीक है। और उसी के साथ आपका 1 + में cot² x इज इक्वल टू दी cosec² x होता है, ठीक है। अब ये याद कैसे करा जाए, देखिए मैं तो इसको ट्राइंगल मतलब रंगोली मेथड से याद रखता हूँ। इसको रंगोली मेथड कहते हैं, ठीक है। आप एक हेक्सागोन बनाइए और इस हेक्सागोन को थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई करिए। सेंटर पे तो पहले 1 दीजिए, सेंटर पे तो क्या दीजिए, पहले 1 दे दीजिए। सेंटर पे 1 हो गया। उसके बाद हमेशा याद रखो मेरे को ऐसे जाना है एंड ऐसे वापस आना। हमेशा ऐसे जाऊँगा, फिर याद आता है अरे सीधा जाता हूँ, फिर याद अरे कुछ रह गया तो वापस मुड़ता हूँ। सीधा जाऊँगा, फिर याद आता है अरे कुछ छूट गया तो वापस मुड़ता हूँ, ठीक है। तो
यहाँ पे वैल्यूज डालो, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं इसको मिटा दूँ, ये आपके कैसे काम करने हैं। ठीक, मैं साइन स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स की तरफ याद है, अरे कुछ याद रह गया तो ये लिख दिया। तो इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जहाँ पे मुड़ता हूँ इक्वल टू 1। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स से 1 की तरफ गया, फिर याद आया अरे कुछ छूट गया, तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू द सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसी तरीके से इसको देखो, 1 से चलना स्टार्ट करता हूँ, कॉट तक जाता हूँ, फिर याद आता है कुछ रह गया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू द कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रीज होते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपके जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रीज में कुछ और चीज़ें इस्तेमाल होती है कि यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर सिर्फ सॉरी, ठीक है, इसको देखो, साइन स्क्वायर एक्स या फिर पहले कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दी, अगर सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स की बात करो तो वो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में 1 प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस का कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स को भी हम लिखते समय क्या लिखते हैं, विच इज़ 1 माइनस का कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो प्लस का साइन लगेगा, अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो माइनस का साइन लगेगा, इतना पता होना चाहिए। ये कुल मिला के और फॉर्मूले हो गए, मैं और लिखवाने वाला हूँ, जब तक इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, चलिए अब जो आपके सामने जो फॉर्मूला आता है वो आता है साइन एक्स प्लस वाई। सो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दी साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस का ही आएगा, कॉस एक्स साइन वाई। ठीक, यही चीज़ अगर ये माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। उसके अलावा आपको क्या रखना है, दैट साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई की जगह पे आप एक्स रख दोगे तो यहाँ पे कितना फ़र्क पड़ेगा, विच इज़ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स। तो इसको लिखते समय आप क्या लिखते हो, इसको लिखते समय आप लिखते हो साइन 2x मेरा बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि ये दोनों चीज़ सेम है और 1 प्लस 1 2 ही होता है, तो इन दोनों को जोड़ के मेरे पास 2 टाइम्स हो जाएगा। और आपके पास क्या है साइन में याद करने वाले, तो साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है विच इज़ इक्वल टू दी 2 tan x इज अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, सॉरी 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स, आपके पास क्या था साइन 2x का फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये आपके काम का है। अब उसके बाद आते हैं, जैसे साइन के खत्म हो जाते हैं, अब आपके पास आता है tan के, मतलब 2x थीटा से खत्म आते हैं, फिर 3x के फॉर्मूले, जैसे कि साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेसिकली, विच इज़ 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। ऐसे याद रखो, जिसके पास साइन होगा उसी के पास, मतलब जिसके पास 4 होगा उसी के पास क्यूब भी होगा। ठीक है, साइन का याद कर लो, बाकी उसके जैसे बनाना। ठीक, तो कॉस का क्या होगा, जैसे 3 4 3 है तो कॉस का क्या होगा, जो पीछे लिखा है वो आगे लिखा जाएगा, यानी ये पहले, तो 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस का 3 कॉस एक्स। हमेशा किसी भी चीज़ को याद करो तो किसी ना किसी से रिलेट करके याद रखो। tan 3x की अगर मैं बात करूँगा तो tan 3x का बेसिकली फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस का tan क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपके tan थीटा के फॉर्मूलेस हो गए। इसके अलावा tan के भी फॉर्मूलेस होते हैं। ठीक है, जैसे ये साइन के हो गए, ऐसे पहले tan लिखवाना चाहिए था। सो tan के भी फॉर्मूलेस होते हैं, जस्ट लाइक दिस, tan x प्लस में tan y, सॉरी नॉट लाइक दिस, tan x प्लस y इज इक्वल टू दी tan x प्लस में tan y अपॉन में 1 माइनस का tan x इंटू में tan y। ठीक, अगर ये माइनस का होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, इतना वाला हिस्सा, और ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब y की जगह पे मैं x रख देता हूँ, y की जगह पे अगर मैं x रख देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि tan 2x बराबर में कितना होगा, तो y की जगह पे x रख दो तो ये दो सेम हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, 2 tan x हो जाएगा।
ठीक है, नीचे देखते हैं 1 माइनस, ये दोनों आपस में माइनस, मतलब ये x हो जाएगा तो 10x इंटू 10x विच इज 10 स्क्वायर x, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा आपके पास कुछ और फॉर्मूले होते हैं कॉट के, ऐसे कॉट के बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कॉट के भी आप लिख लो। ठीक, कॉट एक्स का जो फॉर्मूला होता है, कॉट एक्स का नहीं, बेसिकली कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, तो लिखते समय हमेशा स्टार्ट करा करो कॉट वाई प्लस में नीचे से कॉट वाई डॉट कॉट एक्स। ठीक है, कॉट वाई डॉट कॉट एक्स माइनस का 1 अपॉन में कॉट एक्स प्लस का कॉट वाई प्लस का कॉट एक्स। ठीक है, अब और क्या फॉर्मूला हो सकता है, दैट कॉट एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू द सेम कॉट वाई कॉट एक्स, ठीक, प्लस का 1 अपॉन में कॉट वाई माइनस का कॉट एक्स। इसलिए मैं हमेशा y को पहले लिख रहा हूँ, भले ये बाद में, ठीक है, इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि मैं कभी ये वाली गलती ना करूँ कि मैं कॉट वाई यहाँ लिख देता हूँ और फिर मैं माइनस साइन कॉट वाई के बाहर लगा दूँगा, फिर वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके जो फॉर्मूलेस बनते हैं इस वाले में से, इस वाली जो कैटेगरी है इसमें बेसिकली क्या क्या इस्तेमाल करा जाता है, इसमें यहाँ से आपके क्यूब्स के फॉर्मूले इस्तेमाल करे जा सकते हैं कि डेट साइन क्यूब ऑफ एक्स, साइन क्यूब ऑफ एक्स किसके बराबर होगा साइन, तो इसको उठा के इधर ले जाऊंगा, इसको उठा के इधर लेके आऊँगा और 4 को डिवाइड में भेज दूँगा, तो मतलब डेट 3 साइन एक्स। ठीक है, इसको उठा के उधर लेके आया विच इज़ साइन 3x। ठीक, इस 4 को उठा के डिवाइड में भेज दिया तो 4 हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उसके अलावा सेम इसका क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स, इसको उठा के मैं इसको यहीं रहने देते हैं, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, तो 3 cos x प्लस का cos 3x अपॉन में, ठीक है, इस 4 को मैं क्या कर दूंगा डिवाइड में भेज दूंगा, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको और आगे जाके फॉर्मूला लिखवाता हूँ। अब जो अगले आपके पास फॉर्मूले वो उसको ध्यान से चेक देख लो। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से साइन x है, ठीक है, प्लस में साइन y है, ठीक, साइन x प्लस वाई, इससे भी पहले मैं आपको ये लिखवा दूँगा 2 टाइम्स ऑफ साइन x, ठीक है, इनटू में साइन y वाला कॉन्सेप्ट, ये कहाँ से आता है। अगर मैं आपको वैसा होता तो मैं आपको समझाता, बेसिकली ये 2 टाइम्स ऑफ साइन x, कुछ साइन x साइन y कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली जब हमने कॉस के फॉर्मूले लिखे थे और कॉस के फॉर्मूले पीछे टर्म मिलती है, पीछे टर्म्स मिलती है साइन x साइन y। ठीक है, इसी तरीके से एक प्लस वाले के साथ जैसे कि कॉस x प्लस वाई है, तो उसी तरीके से मेरे पास कॉस x एंड देन कॉस y माइनस का साइन x साइन y हो जाता है। ठीक है, और यही चीज़ अगर मेरे पास कॉस x माइनस वाई होगी तो ये मेरे पास कॉस x कॉस y, ठीक है, प्लस का साइन x एंड देन साइन y हो जाएगा। अगर इन दोनों को मेरे को ऐड करना है, इन दोनों को पहले तो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ बेसिक से, कॉस x कॉस y। अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ तो दोनों इक्वेशन को मेरे को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ते ही ये हो जाएगा कुछ कॉस x प्लस वाई प्लस में कॉस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस x कॉस y। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसको देखो, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ कैसे याद करा जाए। तो जब भी ध्यान से देखो, जब भी आगे वालों को जोड़ा जाता है तो इन दोनों में प्लस होता है, जब भी पीछे वालों को जोड़ा जाएगा तो इन दोनों में माइनस होगा। कैसे माइनस होगा, अगर मेरे को इन दोनों को जोड़ना है तो इसको मेरे को प्लस बनाना पड़ेगा और इसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, कॉस x माइनस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू दी, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो गया। सो 2 टाइम्स ऑफ साइन x साइन y। आ रहा है बस समझ में। ठीक है, अब इसी चीज़ का मैं माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकाल के उधर भेज देता हूँ ताकि आप अच्छे से याद कर पाए। ठीक, अब निकाल के मैंने उधर भेज दिया तो इसके पास माइनस होगा, इसके पास प्लस होगा। ठीक है, थोड़ा मैंने 2 स्टेप करा, एक तो साइन निकाल के उधर भेजा, दूसरा फिर इन दोनों की पोजीशंस को भी इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि ठीक है। ध्यान से देखो,
मैंने माइनस साइन उधर भेजा तो इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कैसे याद रखा जाए? जब भी आगे वाले जुड़ेंगे तो प्लस होगा, जब भी पीछे वाले जुड़ेंगे माइनस होगा। इस तरीके के फॉर्मूलेस में यही तरीका है। आगे वाले ऐड हो रहे हैं, मतलब आगे वाले डबल हो रहे हैं, आगे वाले डबल हो रहे हैं तो एडिशन, पीछे वाले डबल हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो ठीक। आगे वाले हो रहे हैं तो इसके बीच में आगे वाले को डबल हो रहे हैं तो एडिशन हो जाएगा, यानी कॉस एक्स प्लस वाई प्लस का कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक, उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स साइन वाई, जो कि ऑलरेडी नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई नेगेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगला 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस वाई। अब देखो साइन एक्स कॉस वाई, यानी ये पहले ये बाद में, यानी वो साइन के फॉर्मूले में पहली वाली टर्म जुड़ रही है। अगर पहली वाली टर्म डबल हो रही है आगे वाली, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एडिशन। ठीक, लेकिन अगर पीछे वाली चीज़ जुड़ रही है, पीछे वाली चीज़ अगर डबल हो रही है तो उन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। तो आप इस तरीके से आप फॉर्मूले, अब जो अगले तरीके का फॉर्मूला था उसको भी याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। जिस तरीके से अगर आपके सामने क्वेश्चन है साइन एक्स, ठीक है, प्लस में साइन वाई, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए जहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई है, तो वो आपको पता है ये वाले क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, एक्स प्लस वाई बाई टू या फिर ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, कन्फ्यूज़न ये होती है कि कौन सा फंक्शन में ये लगा। ये तो हमें पता है कि आगे वाले के साथ ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा और दूसरे वाले में ए माइनस बी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कैसे चूज़ करेगी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कैसे लग रहा है, तो मैं समझाता हूँ ट्रिक के थ्रू। ठीक है, पहले मैं सारे लिख देता हूँ। तो विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ साइन x plus y by 2 and then cos x minus y by 2। इसी तरीके से sin x minus sin y is equal to 2 times of cos x plus y by 2 and then sin x minus y by 2। अगला आपके पास है cos x प्लस में cos y which is equal to 2 times of cos x plus y by 2 and then cos x minus y by 2। next last one which is cos x minus का cos y है। ठीक है, तो which is negative of 2 times of sin x plus y by 2 and then sin x minus y by 2। ठीक है, अब मैंने जैसे इसको याद करने का तरीका बताया, तो इसको भी याद करने का कोई ना कोई तरीका होगा। तो कैसे तरीका, ध्यान से देखो। जब जब जैसे हमने 2 फॉर्मूलेस पढ़े थे ना साइन के भी, डेट साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता था, साइन एक्स साइन वाई सॉरी कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई। ठीक, और यहीं पे अगर चीज़ साइन एक्स माइनस वाई हो जाएगी तो विच इज़ साइन एक्स कॉस वाई माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, इस तरीके का होगा। तो क्या फ़र्क है, ध्यान से देखो। आप बस इसको याद करने का तरीका समझो, उसका इससे कोई लिंक नहीं है। क्या याद करने का तरीका, जब जब इन दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है, जब 2 ट्रिग्नोमेट्री सेम साइन वाले आपस में जुड़ते हैं, तो आगे वाली आइडेंटिटीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखो, साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, साइन पहले कॉस बाद में, साइन पहले कॉस बाद में। सिमिलरली जब दोनों के बीच में माइनस हो रहा है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में माइनस हो रहा है, तो हम पीछे वाली टर्म का इस्तेमाल करते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, कि अगर आगे वाली चीज़ डबल हो रही है यानी ऐड हो रही है, ठीक है, डबल हो रही है तो उन दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है। पीछे वाली चीज़ ऐड हो रही है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। उसी तरीके से अगर पीछे वाली मतलब दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम पीछे वाली टर्म का इस्तेमाल करेंगे। कॉस में दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है तो आगे वाली टर्म, इसलिए कॉस कॉस है, ठीक है, 2 कॉस है। लेकिन जैसे दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होता है तो पीछे वाले में 2 साइन होते हैं, तो साइन और साइन, इसलिए इस तरीके का फॉर्मूला। यहाँ पे नेगेटिव साइन आना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये नेगेटिव साइन आपका यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब ये आपके नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे खत्म होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, उसको याद कर लो ताकि पेपर में आपको देखने को मिल जाए वो क्वेश्चंस।
ठीक है, सबसे पहले आप इसको ये लिख लो ताकि फिर मैं मिटा के अच्छे से करा सकूँ। तो देखिए अब मैं जो आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। बेसिक है, उतना इस्तेमाल होते नहीं है, फिर भी याद रख लो। डेट साइन इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, टेन इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। इनको लिखते समय इसको हम लिख सकते हैं कॉसिक इनवर्स ऑफ x, इसको कॉस इनवर्स ऑफ x, सॉरी सेक इनवर्स ऑफ x, और इसको कॉट इनवर्स ऑफ x, ठीक है। आप इसको आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्लास 12 में नहीं करा होगा क्योंकि ये डिलीटेड पोर्शन में, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा आपको ये भी याद रखना चाहिए कि डेट साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू द π/2। अगर एंगल सेम है तो दोनों को π/2। अच्छा, इनके लिए इन सब के साइड में ना एक डोमेन दिया जाता है। वो डोमेन आपको उतना समझने की, देखो बेसिकली वो इसलिए होता है कि कहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, कहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। उससे कभी कभार एग्जामिनर ट्रिकी क्वेश्चन बनाता है, तो वो क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगा किस तरीके से एग्जामिनर ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं वो लिख भी नहीं रहा हूँ, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस है, होती है, ठीक है। अब अगला tan इनवर्स ऑफ x प्लस का cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू द π/2, ठीक। देन sec इनवर्स ऑफ x प्लस में cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू द π/2। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इस्तेमाल होता है एमसीक्यू के क्वेश्चन में, तो इसको ज़रूर याद रखना, ठीक है। एंगल सेम होना चाहिए, या फिर अगर इन दोनों का π/2 दे रखा है और एंगल यहाँ पे मिसिंग है, तो आप ये समझ जाएं जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, ठीक है। उसके बेसिकली ये जो मैंने लिखवाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है, इनके बेस पे एमसीक्यूज बहुत बनाए जाते हैं, तो इनको याद जरूर कर लेना। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, आपको π/2 और tan x दे रखा होगा, x की जगह पे कोई वैल्यू दे रखी होगी और यहाँ पे cot के लिए स्पेस हो सकता है, तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कुछ फॉर्मूलेस tan इनवर्स के रह गए, tan इनवर्स ऑफ x प्लस का tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू द tan इनवर्स ऑफ दैट x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस का xy, ठीक। अगला tan इनवर्स ऑफ, अच्छा इसी के बीच में अगर माइनस कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा एंड ये प्लस साइन आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे x की जगह पे y की जगह पे x रख दिया जाता है तो वो बेसिकली tan इनवर्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x किसके बराबर होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x बराबर होगा tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को और क्या लिख सकते हैं, दैट साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को और क्या लिख सकते हैं, दैट कॉस इनवर्स ऑफ x 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड देन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फंक्शन सारे के सारे हो गए। एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ कि कुछ रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो बच्चा लोग ये था एंटायर वन शॉट वीडियो ऑन द चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और स्पेशली सीयूटी यूजी 2026 को टारगेट करके बनाया। आई होप आपको आप इस वीडियोस को 2x की स्पीड में जल्दी से ख़त्म करेंगे, जल्दी से रिवाइज करेंगे, एक अच्छी प्रॉपर नोट्स बनाएंगे ताकि एग्जाम के टाइम में आप जल्द से जल्द उसको रिवाइज कर सकें, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं मैनेज कर पाए तो मेरे को बताइए, मैं आपको कोई ना कोई सजेशंस या स्ट्रेटेजी ज़रूर दूंगा कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना चाहिए मैथ के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस रह रहे हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन मेरे को लाइव क्लास में कराने हैं, तो 2 लाइव क्लास के कंसीडर करेंगे, ठीक है, और 50 क्वेश्चन के आपको डीपीपीस देने, कुल मिला के 100 क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में चलना है। एक बार अलजेब्रा हो जाएगा, यानी 4 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये 4 हो जाएंगे तो हम एक अलग से सीरीज चलाएंगे जिसमें अलग से आपको 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी पर चैप्टर 200 क्वेश्चन करना है तो करना है किसी भी हाल में। और इस साल फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 2500 क्वेश्चन हमको करने हैं और एक अच्छा खासा रिजल्ट लाना है बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। कोई भी डाउट बचता है कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिएगा। लगभग रात के 2:30 बज रहे हैं और ये वीडियो मैंने आपको आके ज़रूर शूट करा है, ठीक है। आई होप आपको ये मेहनत अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट बचता है कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना,
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, वहाँ पे डीपीपीज, नोट्स, पीडीएफ अपडेट सब मिलता है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। और ग्रुप 24/7 ओपन है, ठीक है। अपने कोई भी डाउट, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, उसकी फोटो खींचो, तुरंत भेज दो वहाँ पे, ठीक है। आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को हिट रखना, ठीक है। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एंटायर पूरा दिन तो बिजी ही रहता है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन खाली पड़ा, पूरा दिन बिजी रहता है। बहुत सारा ट्रैवल होता है, वो करने के बाद लगभग रात के 12 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में आपकी वीडियो शूट करना, 2-2, 2.5 घंटे की, फिर उसको एडिट करके अपलोड करना। उसके अलावा डेली आपको लाइव क्लास लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस बनाना, डीपीपीएस बनाना, ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि बस आपकी पढ़ाई के बीच में कभी पैसे की दीवार ना आए। और आप जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, उसमें अगर मैथमेटिक्स ज़रूरी है, आप 100% मार्क्स लेके आ पाए, ठीक है। हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि फ्री ऑफ जितना भी मटेरियल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 100% आराम से लेके आओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट आंसर्स के साथ आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस पे ज़्यादा क्लियरिटी रखनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं लाइव क्लास में। प्लीज़ जाके लाइव क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया, अगर कोई भी वीडियोस नहीं देखे, मिस नहीं करना, बैकलॉग नहीं लगाना है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ाई करते रहना, 2 महीना बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम टाइम है, बहुत ज़्यादा भी टाइम है, बहुत कम भी टाइम है, ठीक है। दोनों केसेस में तो बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए अच्छे कुछ चीज़ों को समझते हुए चलो। बहुत कम टाइम इसलिए ताकि आपको डिले नहीं करना है कि आज के काम कल पर टाल देते हैं, कल का काम परसों पर टाल देते हैं, ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। जय हिंद।